वक्त हो चला है खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर अहमदाबाद हादसे को लेकर है। एआईबी की रिपोर्ट, एयर इंडिया हादसे पर एआईबी की ये रिपोर्ट सामने आई है। एयर इंडिया हादसे पर 15 पेज की रिपोर्ट सामने आई है। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच जो है वो बंद हुआ। दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हुआ था और दोनों इंजन में स्विच 1 सेकंड में बंद हुए थे। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदल गया, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ था। तो ये शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों इंजन फेल हो गए थे। अहमदाबाद हादसे पर एआईबी की ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया था। दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। दोनों इंजन में स्विच 1 सेकंड में बंद हुए थे और उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदल गया था। तो जिस तरीके से अहमदाबाद हादसा हुआ था उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और लगातार कई बार देखिए जांच पड़ताल में 1 महीने की रिपोर्ट आने के बाद 15 पेज का ये रिपोर्ट सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्यूल जाना बंद हो गया था, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो प्लेन हादसे को लेकर ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है और 15 पेज की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हुआ था, जिसकी वजह से दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था और दोनों इंजन में स्विच 1 सेकंड में बंद हुए हैं। तो 1:38:39 प्लेन ने टेक ऑफ किया। ये पूरी रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं कि कब क्या क्या हुआ। 1:38 पर 42 सेकंड पर दोनों इंजन के फ्यूल स्विच कट ऑफ हुए और पहला इंजन का फ्यूल स्विच ऑफ रन से कट ऑफ पोजीशन में आया। 1:38:52 में इंजन कट ऑफ से रन में बदल गया और 1:38:56 में इंजन 2 का जो स्विच था वो भी रन मोड पर आ गया था। पायलट ने मेडे कॉल की थी। ये पूरा उस जो 32 सेकंड का ये पूरा हादसा था। एक हादसे की रिपोर्ट हम आपको बता रहे। रिकॉर्डिंग खत्म और तेज धमाके के साथ ये ब्लास्ट हुआ था। दोनों इंजन बंद होने से हादसा हुआ। टेक ऑफ के तुरंत बाद स्विच बंद हुए हैं। भाई 3 सेकेंड के बाद ही स्विच ऑफ हुए। दोनों स्विच एक साथ बंद हो गए। स्विच ऑफ होते ही दोनों इंजन बंद हो गए। कुछ ही सेकंड में प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में 270 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। टेक ऑफ के तुरंत बाद ये गड़बड़ी देखने को मिली है। उड़ान भरते ही फ्यूल सप्लाई बंद हो गया। एआईबी की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। सिर्फ 1 सेकंड में दोनों इंजन बंद हुए। दोनों इंजन तक फ्यूल पहुंचा। ये बड़ा खुलासा हुआ है शुरुआती रिपोर्ट में जो सामने आए। रन स्विच ऑफ कट ऑफ मोड में बदल गया था। इंस्ट्रूमेंटल में बड़ी गड़बड़ी मिली है। ये रिपोर्ट में ये तमाम जो बड़े खुलासे किए गए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। फ्लाइट क्रू की ओर से चूक नहीं है, ये भी बताया गया है। विमान ने उड़ान भरी और टॉप स्पीड भी पकड़ी। तो ये शुरुआती रिपोर्ट में 15 पेज की रिपोर्ट जो सामने आई है उसको लेकर हम ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। तो देखिए तुरंत बाद दोनों इंजनों में ईंधन की सप्लाई बंद हो गई। टेक ऑफ के बाद क्या क्या हुआ था ये भी जान लीजिए। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर एआईबी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है और 15 पेज की इस रिपोर्ट में तमाम ये बड़े खुलासे किए गए हैं। और अब बात करते हैं बारिश की। आज रात लखनऊ समेत यूपी की तमाम जिलों में बादल जमकर बरसेंगे। राजधानी लखनऊ कुछ घंटों की बारिश में ही तालाब में तब्दील हो गई। हर तरफ पानी ही पानी भरा है। इमामऊ सुल्तानपुर रोड हाईवे बना तालाब, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां 2 फीट पानी में स्मार्ट सिटी की हकीकत सामने आ गई। जल निकासी की ऐसी व्यवस्था है कि जनता तो डूबे ही, निगम की जवाबदेही भी बहती नजर आई है। सवाल ये नहीं है कि पानी भर गया क्यों, सवाल ये है कि हर साल यही तमाशा कब तक चलेगा। हर साल की यही तस्वीरें हमेशा देखने को मिलती हैं, जबकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि इन जिलों में तेज बारिश होगी, लेकिन
नगर निगम की हमेशा की लापरवाही सामने आती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर ये कुछ घंटों की बारिश में ये तालाब बन जाती हैं सड़कें और आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। आम जनता बेहद परेशान हो जाती है और हमेशा और हर साल की यही तस्वीरें नजर आती हैं। लखनऊ समेत यूपी की तमाम जिलों में बादल जमकर बरसेंगे, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि राजधानी लखनऊ में कुछ ही घंटों की बारिश में किस कदर ये हाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूपी में मानसून जो है जमकर बरस रहा है। लखनऊ, कानपुर समेत 10 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और रुक रुक कर बारिश में ये हाल है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। बता दें कि लखनऊ के 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई लखनऊ में और मरीन ड्राइव, रिवर फ्रंट और शहर की बाहरी सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। लोगों की गाड़ियां पानी के बीच आते ही बंद हो गई, जिन्हें धक्का देकर निकालना पड़ा। स्थिति ऐसी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में बारिश आई और नगर निगम की नींद उड़ गई, लेकिन अफसोस जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंजू टंडन ढाल के पास युवक नाले में बह गया। भीषण जल भराव में सड़क और नाले का फर्क मिट गया और जिंदगी एक लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। ठाकुरगंज में अब निगम की टीम तलाश में जुट गई है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये तलाश उस जिम्मेदारी की भी होगी जो हर साल सिर्फ फाइलों में तैरती है। नालों की सफाई सिर्फ कागजों में होती है और जनता हर साल बह जाती है, लेकिन इस बार कौन जवाब देगा। तो इस बारिश का ये हाल है और हमेशा की तरह देखिए यही तस्वीरें हैं। राजधानी लखनऊ में कई पॉश इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है। लखनऊ में बारिश ने एक और खतरे की घंटी बजा दी है। हैदरगंज से मोती झील जाने वाले रास्ते पर जर्जर दीवार गिर गई, साथ ही बिजली का खंभा भी गिरा है। रास्ता पूरी तरीके से बाधित हुआ। सवाल यह है कि कब जागेगा जिम्मेदार सिस्टम। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है या फिर दीवार गिरने के बाद भी अब सिर्फ कागजी खानापूर्ति होगी। लखनऊ की गलियों में बारिश अब सिर्फ भीगने का मौसम नहीं बल्कि डर का सबब बन चुकी है। तो कुछ ही घंटों की बारिश में कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर दीवार गिर गई, खंभा गिर गया और सोचिए एक युवक जो है डूब गया। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं राजधानी लखनऊ से और कई पॉश इलाकों में इस तरह जल भराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। सोचिए अगर लगातार बारिश होती तो राजधानी लखनऊ का क्या हाल होता। और अब खबर रायबरेली से है जहां पर 12वीं की छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घर से 80 मीटर दूर बेसमेंट में शव मिला है। शव मिलने पर जांच पड़ताल में पुलिस अब जुट गई है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। गुरबख्शगंज थाना की सनसनीखेज ये घटना सामने आई है। तो ये बड़ी खबर रायबरेली से जहां पर 12वीं की छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मचा है। घर से 80 मीटर दूर बेसमेंट में ये शव मिला है। शव मिलने से हड़कंप मच गया है और पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण वहां पर मौजूद रहे। गुरबख्शगंज थाना की सनसनीखेज से ये घटना सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, युवक का शव मिला है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कक्षा 12 की जो छात्रा का है वो शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि गुरबख्श थाना क्षेत्र के लालू का पूर्वा मजरे सताओं के पास जो है बेसमेंट के अंदर जो है छात्रा का शव बरामद हुआ है। और जो मृतका छात्रा है शिवानी, उसके घर से लगभग 80 मीटर की दूरी पर जो है बेसमेंट था जहाँ पर उसका शव बरामद हुआ। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने जो है मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में पानी भी था। आखिर वो जो छात्रा वो कैसे बेसमेंट तक पहुंची और किन कारणों से उसकी मौत हुई है, सब तो पोस्टमार्टम के बाद इसके जो है राज सामने आ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से बरामद हुआ है उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो 12वीं की छात्रा का शव मिला है, पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। खबर रायबरेली से सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में वहां पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे और हड़कंप मच गया है। खबर लखीमपुर से है, जहां पर युवक ने युवती की गला दबाकर हत्या की है। घर में घुसकर युवती को मौत के घाट उतार दिया। कमरा बंद कर हत्या की है, खिड़की तोड़कर फरार हुआ है। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। पलिया के पटिहन में हत्या से हड़कंप मच गया है। तो कमरा बंद कर हत्या की गई है और खिड़की से आरोपी फरार हो गया है। ये खबर लखीमपुर से सामने आ रही है। युवक ने युवती की गला दबाकर हत्या की है। घर में घुसकर उसने युवती को मौत के घाट उतार दिया है। तो पुलिस को सूचना दी गई है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि कमरा बंद कर हत्या की और इसके बाद से हत्यारोपी खिड़की तोड़कर फरार हो गया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। जांच पड़ताल जारी है। पलिया के पटिहन में हत्या से ये हड़कंप मच गया है। तो युवक ने युवती की हत्या कर दी है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शारिक हमारे साथ हो गया है। शारिक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये पलिया इलाके का मामला है जहां पर एक युवती की गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और इस बात की सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसमें पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की है। फिलहाल जो मृतका है उसके पिता की तरफ से पुलिस को तहरीर मिली है, जिसमें राज नाम के आरोपी पे हत्या के आरोप लगाया गया है और बताया गया है कि ये हत्या करने के बाद खिड़की तोड़कर फरार हो गया। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे कार्रवाई की बात की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर देवरिया से है, जहां पर कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, एक महिला घायल हो गई है। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के राम लक्ष्मण चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी है और इस हादसे में एक महिला घायल हो गई है। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां पर बाइक सवार पिता पुत्र को वाहन ने रौंद दिया है। अज्ञात वाहन के रौंदे से दोनों की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। थाना गोरई क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें पिता पुत्र की जान चली गई है। अज्ञात वाहन ने पिता पुत्र को टक्कर मार दी है। खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। तो अज्ञात वाहन के रौंदने से दोनों की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। थाना गोरई क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन के टक्कर से पिता पुत्र की जान चली गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची है। थाना गोरई क्षेत्र में ये दर्दनाक घटना हुई है। तो ये खबर अलीगढ़ से है, जहां पर बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है, जिससे पिता पुत्र की जान चली गई है। अब उसको प्राइवेट में ले गए, प्राइवेट वाले ने मना कर दिया। हॉस्पिटल में फिर मेडिकल ले गए, मेडिकल रास्ते में जो वो ख़त्म हो गया मेरा भाई। कितने बच्चे हैं इनके पास? जो है 2 लड़का 3 लड़की 5 बालक हैं। क्या काम करते हैं? ये मजदूरी है। आप कौन? आप मैं जो उसका जो भैंस का बड़ा भाई हूँ। खबर बागपत से, जहां पर बहन से छेड़छाड़ का विरोध महंगा पड़ गया। भाई पर दबंगों ने हमला कर दिया, पथराव किया है। छत से पथराव करते वीडियो भी वायरल हुआ है। सिंघावली अहेर थाना क्षेत्र के बसौद का ये पूरा मामला है। तो भाई पर दबंगों ने हमला किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर बागपत से सामने आ रही है, जहां पर बहन से छेड़छाड़ का विरोध करना युवक को महंगा पड़ गया। तो भाई पर दबंगों ने हमला किया है और पथराव भी किया है। छत से पथराव करते वीडियो वायरल हो रहा है। तो बहन से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया है भाई को।
खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया के लिए आयोग का गठन कर दिया गया। 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव भेजा गया। प्रक्रिया पारदर्शी, विवाद मुक्त बनाने के लिए आयोग का गठन हुआ है। ग्राम क्षेत्र जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण तय होगा। आयोग जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर तय करेगा आरक्षण। कैबिनेट से मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही, पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने आयोग का गठन किया गया है और 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रक्रिया पारदर्शी, विवाद मुक्त बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है। ग्राम क्षेत्र जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण तय होगा और आयोग जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय करेगा। तो कैबिनेट से मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और देखिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है आरक्षण को लेकर। चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया के लिए आयोग का गठन किया गया है। 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव भेजा गया है। तो इसको पारदर्शी तरीके से बनाने के लिए कई बार सवाल उठते हैं। ऐसे में विवाद मुक्त बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है। ग्राम क्षेत्र जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण तय होगा और आयोग जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर ये तय करेगा। तो कैबिनेट से मंजूरी के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर देखिए पंचायत चुनाव को लेकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, पंचायत चुनाव को लेकर आयोग का गठन किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए नंदिनी, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग की देखिए तैयारियां तेज हैं और इसी को लेकर देखिए राजनीतिक दलों में भी तमाम तरीके की सुगबुगाहट चल रही थी क्योंकि उनकी तैयारियां भी तेज है। अब पंचायत चुनाव को लेकर देखिए आरक्षण को लेकर एक बड़ा कदम देखिए उठाया गया है। पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण रूप से पारदर्शी हो और उसमें किसी भी तरीके का देखिए विवाद ना हो, इसको लेकर जो है वो 6 सदस्यीय आयोग का जो गठन का प्रस्ताव है वो शासन को भेजा जाएगा। और इस आयोग का देखिए काम होगा कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ग्राम में, किसी भी पंचायत में वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर यह तय करना कि किसको कितना आरक्षण दिया जाना है। यानी आरक्षण में किसी भी तरीके की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो है वो अब कदम उठाया जा रहा है। आयोग जो है वो देखिए जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर ग्राम क्षेत्र जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करेगा। हालांकि अभी देखिए ये पूरा जो प्रस्ताव है इसको कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट में इसको लेकर एक बैठक होगी और उसी के बाद में यह है इस प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इसके बाद जो आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे उस पर तमाम तरीके के देखिए जो विराम है वो लग जाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में देखिए यही है कि इसमें पारदर्शिता जो है वो बनाए रखने का काम जो है वो आयोग का होगा। 6 सदस्यीय टीम जो है वो इसमें बनाई जाएगी जो तमाम जगहों पर पहुंचेगी, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव को लेकर देखिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुद आपने देखा था कि मायावती भी इसको लेकर एक रणनीति बना रही थी कि मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसमें हिस्सा दिया जाएगा। पीडीए के लोगों को यानी पिछड़े दलित लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी। भाजपा भी पंचायत चुनाव को लेकर बहुत आगे चल रही है। अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से मुस्लिम बाहुल इलाकों में वो भी पंचायत चुनाव में मुस्लिमों को ज़्यादा जो है सीट देने की बात कर रही थी। तो मुझे लगता है कि आज के दिन की देखिए ये सबसे बड़ी खबर है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर चाहे राजनीतिक दल हो चाहे निर्वाचन आयोग, मतलब किसी भी तरीके की कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, किसी तरीके से भेदभाव का आरोप ना लगे। क्योंकि आपने देखा है नंदिनी की हर एक चुनाव में जो राजनीतिक दल होता है वो या तो निर्वाचन आयोग पर या फिर वर्तमान सरकार पर आरोप लगाता है। तो आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता का ध्यान रखा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और चुनाव के समय किसी तरीके से वाद विवाद की स्थिति ना हो। कई बार देखा जाता था कि क्षेत्र में जब किसी को चुनाव लड़ाया जाता तो ये देखा जाता था कि वो जनसंख्या के आधार पर नहीं होता था, वाद विवाद की स्थिति होती थी, आपस में तमाम तरीके की संघर्ष होते थे, जातीय संघर्ष तक वहाँ पर उत्पन्न होता था।
तो इन सभी लड़ाई झगड़ों पर विराम लगाने के लिए 6 सदस्यीय जो गठन भेजा गया है, 6 सदस्यीय जो एक टीम का यानी आयोग का जो गठन भेजा गया है। अब कैबिनेट की बैठक होगी, फिर इसके बाद उस पर मंजूरी मिलेगी कि इसको बनाया जाना है या फिर इसको नहीं बनाया जाना, और अगर बनाया जाना है तो इसमें किस तरीके की नियम रहेंगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में मदद करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां पर छांगुर बाबा नेटवर्क का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। श्रावस्ती जनपद में छांगुर बाबा का नेटवर्क है। इकोना में 2019 से चल रहा था ये अवैध मदरसा। 300 से अधिक लड़कियां मदरसे में पढ़ती थी। 300 लड़कियों की गुमशुदगी बड़ी ये चुनौती बन गई है। 3 मई को मदरसा सील कर दिया गया और 10 मई को फिर से खुला है। लड़कियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आखिर लड़कियां कहां गईं। एसओजी और फॉरेंसिक टीम ने दस्तावेज जब्त किया है। संचालक गुजरात निवासी सैयद सिराजुद्दीन अरेस्ट कर लिया गया है। छांगुर से लिंक के नाम पर यह मदरसा चल रहा था। तो छांगुर बाबा के कई जगहों पर नेटवर्क अब सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा मामला सामने आया, और इस पूरे मामले को लेकर ये खबर श्रावस्ती से है, जहां पर छांगुर बाबा नेटवर्क का ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। श्रावस्ती जनपद में छांगुर बाबा का नेटवर्क है। इसमें कुछ गोपनीय सूचना इस प्रकार की प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर एक प्रारंभिक जो है जांच शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रबंधक हैं उनसे पूछताछ की गई है। और इसके अतिरिक्त जो है इसके जो बैंक खाते हैं उनका विवरण ले लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व में जो छात्र छात्राएं यहाँ पे अध्ययनरत थे उनकी भी डिटेल जो है ले ली गई है। इसके साथ ही इस दृष्टिकोण से भी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं, जांच की जा रही है कि किसी असामाजिक गतिविधि से तो इनका कोई संपर्क नहीं था। तो छांगुर बाबा का नेटवर्क श्रावस्ती में भी सामने आया है और 300 लड़कियां जो हैं मदरसे में पढ़ती थी। बताया जाए कि 3 मई को मदरसा सील कर दिया गया और 10 मई को फिर से खुला है। लड़कियों का अब कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कहां गई हैं लड़कियां। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, श्रावस्ती में भी छांगुर बाबा का नेटवर्क है, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी, आपको बता दें इकौना नगर पंचायत में एक मदरसा जामिया इस्लामिया करके 2019 से अब तक के संचालित था। और सीएम योगी जी के सख्ती के बाद, अवैध मदरसों की सख्ती के बाद जिला प्रशासन के द्वारा मदरसों पर जब कार्रवाई शुरू की गई, उस दौरान उस मदरसे को भी अवैध रूप से संचालन होना पाया गया, जो डीएम की मौजूदगी में और जिला प्रशासन की मौजूदगी में 3 मई को उसको सील कर दिया गया। और उस समय सील के दौरान 300 से अधिक बच्चियों की पुष्टि हुई कि इस हॉस्टल में रह करके और वो पढ़ाई कर रही थी या अन्य गतिविधियां हो रही थी, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन सील से पहले, जिला प्रशासन की कार्रवाई से पहले उन लड़कियों को रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया, जिसका लेखा जोखा न तो मदरसा संचालक के पास था दिया गया और न जिला प्रशासन के बाद ही मिला। आज उसका जो बलरामपुर में छांगुर बाबा के ऊपर हो रही कार्रवाई के बाद ये भी बात सामने आई कि जो यहाँ मदरसा संचालन हो रहा वो छांगुर बाबा के का ही नेटवर्क का हिस्सा है। और आज जिला प्रशासन की टीम और एसओजी और पुलिस की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है और पुनः उस मदरसे को पूर्ण रूप से सील किया गया है। और वहाँ कुछ जरूरी दस्तावेज पाए गए हैं जिसको प्रशासन टीम अपने साथ लेकर गई है। मदरसा संचालक सैयद सिराजुद्दीन जो गुजरात का निवासी है, उसको भी गिरफ्तार करके पुलिस टीम साथ में ले गई है। अन्य जांच अग्रिम जारी है। जी विनोद, 300 लड़कियों का रिकॉर्ड जैसा कि आपने बताया है, 300 लड़कियां कहां गई? क्या किसी भी लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है? जी बिल्कुल नहीं। वो जिस समय जिला प्रशासन की कार्रवाई की गई उससे पहले वहां से लड़कियों को रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया और उसका मदरसा संचालन के द्वारा जिला प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल पुष्टि की गई कि हाँ, यहाँ 300 लड़कियां मौजूद थी,
लेकिन जिला प्रशासन को ये नहीं दिया गया कि ये लड़कियां कहां से आई और क्या कर रही थी और कहां गायब कर दी गई। आज सारे डॉक्यूमेंट और दस्तावेज जिला प्रशासन अपने अंडर में लेकर के और पूरी तरीके से जांच शुरू कर दी है। 10 मई को मदरसे को सील कर दिया गया था, फिर इसे दोबारा वापस क्यों खोला गया था विनोद? सर 3 मई को मदरसा सील किया गया था और उसके बाद में मदरसा संचालक जो सैयद सिराजुद्दीन था उसने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि उसमें निचले हिस्से में हमारा आवास है और उस आवास को खोल दिया जाए, बाकी ऊपर के हिस्से को सील रखा जाए। तो आवास के नुमा जो नीचे बना हुआ था उसमें रहने के लिए जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी थी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छांगुर बाबा के लिंक लगातार देखिए अब कई जगहों पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में 2019 से यहाँ पर अवैध मदरसा चल रहा था।